हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जो आपको 712 से लेकर के 1707 ईस्वी का, और उस मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इससे आपको क्वेश्चन जो है मेडाइवल इंडिया में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, और निश्चित तौर पर जो है आप इसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है दिल्ली सल्तनत में भी हमने जो पीरियड हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पढ़ रहे हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक वंश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपको दिल्ली सल्तनत की सबसे ज्यादा जो है पीरियड जो है शासन जो है करने वाली, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ही है, जो 1320 से लेकर के 1414, है ना, 1320 ईस्वी से लेकर के आपको 1414। गुड, बोलिए, कोई दिक्कत? इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो खिलजी डायनेस्टी पढ़े हैं, खिलजी वंश पढ़े हुए हैं। तो खिलजी डायनेस्टी आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले थे वो बिल्कुल जो है आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और आप लोग को उसका ऑब्जेक्टिव जो है कराना। उसके पहले जो है आपको गुलाम वंश का हमने ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको करा चुके हैं। हम लोग जो आगे जो ऑब्जेक्टिव जैसे पढ़ लेंगे उसके बाद, यानी कि 1526 तक जैसे ही हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। आगे बढ़े, चलिए। इस पीरियड में जो है कि बहुत अच्छे अच्छे आपको कहानियां मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे किस्से मिलेंगे, और एक से एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत बहुत जो है आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लोग जरूर आप लोग उसको देखेंगे। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? एक बार लास्ट आप लोग कमेंट्स कर दीजिए कि किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हैं साउंड को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, एक बार पुनः जो है आप उसको कर लीजिए, ठीक है। सर ऐप में कोर्स शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल करेगा। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जो भी आपका लाइव क्लास आप जो देखते होंगे बिल्कुल जो आपका करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो हम लोग बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे यानी कि तुगलक वंश में। और तुगलक वंश में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे गाजी मलिक, नाम सुने ही होंगे। इसका वास्तविक नाम था, और इसका मूल जो नाम था आपका गाजी मलिक का नाम जो है, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक। एकदम एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और बिल्कुल ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का ही जो है वास्तविक नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग गाजी मलिक। क्या बोलते हैं? गाजी मलिक, ठीक है। तो ये निश्चित तौर पर जो है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक यानी कि संस्थापक किसको बोल देते हैं, तो उसको हम सही आंसर दें गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। जो खुसरो शाह को नाम सुने ना, खुसरो शाह को जाकर के हरा करके, यानी कि खुसरो शाह का मतलब होगा कि आपको खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, उसी को हरा करके जाकर के ये नया जो है आपको वंश स्थापित किया, उसी को हम लोग बोलते हैं तुगलक वंश। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। इसने जाकर के दिल्ली में जो है, नोट करते चलिएगा,
इसने जाकर के दिल्ली में जो तुगलकाबाद नामक शहर है ना, तुगलकाबाद नामक शहर को जाकर के एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, दिल्ली में ये जगह है। हालांकि उस पीरियड में जो है कि दिल्ली से ये बाहर था, लेकिन आज जो है जाकर के दिल्ली में ही जाकर के समा गया है, मतलब इसके अंदर, दिल्ली के अंदर ही आ गया है। उसी को बोलते हैं लोग तुगलकाबाद। ठीक है, आगे पढ़े। चलिए, आप लोग को याद होगा, जैसे आप लोग को बहुत बार पढ़े हैं, ये दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था, जो जाकर के नहरों का है ना, नहरों का सिंचाई का व्यवस्था किया था, नहर खुदवाया था। नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई है, लिख लेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिन्होंने नहरों की खुदाई करवाई। हालांकि इसके पीरियड में जो है कि ध्यान रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलता है, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। नहर की जहां तक बात आएगा, नहर तक ये जाकर के स्टार्टिंग किया था, लेकिन बृहद स्तर पर जो है इसी वंश का, यानी कि तुगलक वंश का प्रतापी शासक जो है, एफएसटी का नाम सुने होंगे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो प्रतापी शासकों में कहा जाता है एफएसटी को ही, यानी तुगलक वंश का। ठीक है, तो इसने जाकर के बृहद स्तर पर जो है बहुत अधिक मात्रा में नहर का इसने क्या किया कि एस्टेब्लिश किया, स्टार्टिंग किया, लेकिन इसने क्या किया, एफएसटी ने क्या किया, इसको बृहद स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में जो है जाकर के नहरों का व्यवस्था किया, जिसमें ऐसा लगे कि मैंने हर क्षेत्र में जाकर के क्या हो कि सिंचाई का व्यवस्था हो। ठीक है ना, इस तरह से जाकर के ये पहला सुल्तान, अगर बात करेंगे तो सही उसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक देंगे। अगर बृहद स्तर की बात करेगा तो उसमें जाकर के एफएसटी देंगे। ठीक है ना, और इसी का पुत्र था जिसका नाम था शाहजादा जौना खां। ठीक है, क्या नाम था, शाहजादा जौना खां, जो आगे चल करके वही कहलाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी कहलाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, पुत्र यहां पर लिख देते हैं। इसी का पुत्र था शाहजादा जौना खां। इससे इतिहास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने इस, यानी कि आपको गयासुद्दीन तुगलक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिला जो बीबीआई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक करेंगे। ठीक है, कमेंट्स भी आप लोग अब देखते चल रहे हैं। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, यही जाकर की जौना खां ही जो है जाकर की आगे चलकर की एमबीटी कहलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, ये जाकर के 1321 ईस्वी में आप लोग वारंगल, जो इसके पहले जो आप लोग को पढ़ाए थे खिलजी पीरियड में पढ़ाए थे ना, जो वारंगल जो है तेलंगाना की जो राजधानी थी, है ना, उसमें जाकर के वारंगल अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, लिख लीजिएगा, अपने पुत्र शाहजादा जौना खान को वारंगल अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, वारंगल अभियान के लिए जाकर के भेजा था, और जाकर के बखूबी से इसका दमन भी किया। वारंगल चूंकि आपको बताए थे, इसमें लिखना होगा तो लिख लीजिएगा 1321 ईस्वी लिख रहा है ना। ठीक है, और बखूबी से इसका जाकर ये लिख लीजिएगा तेलंगाना, कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, तेलंगाना की राजधानी थी, तेलंगाना की राजधानी थी। आज इसमें आपको पूरा का पूरा जो है गयासुद्दीन तुगलक और एमबीटी के बारे में आपको पूरा का पूरा हम कवर करवा देते हैं। जौना खां, उल्लू खां का मतलब होता है आपको विश्व का खान। ठीक है, विश्व का खान होता है, जिसने उल्लू खां की उपाधि भी धारण किया था, और एमबीटी भी बोलते हैं। बहुत सुंदर, राहुल रंजन पाठक आप अच्छा जवाब देते हैं, नो शक, है ना। जौना खां ही एमबीटी और उल्लू खां, गुड गुड गुड, पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है ना, प्रथम वारंगल अभियान में असफल रहा था। ठीक है, सही बात है, लेकिन हम सफलता की बात करेंगे, उतनी लंबी चौड़ी अगर कहानी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वारंगल का अभियान जो हुआ था आपको 1321 ईस्वी में अपने पुत्र को, यानी कि
किसको भेजा था? जौना खान को भेजा था। जौना खान द्वारा जो वारंगल पर अटैक किया गया था और दिल्ली सल्तनत में जाकर के मिला लिया गया था। क्या समझिएगा, दिल्ली सल्तनत में क्या किया गया था? मिला लिया गया था। ठीक है, तो अब जो है साउथ वाला पार्ट जो था, जैसे आप जानते हैं कि खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम देख रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में क्या है कि वो जो पीरियड में था, यानी कि दक्षिण का साउथ का जो अभियान था, लेकिन ये जो है तुगलक वंश आ गया है, तुगलक पीरियड में नहीं था। उसमें जाकर के अपने बेटा को भेज करके और जाकर के वारंगल का अभियान किया, और वारंगल का अभियान करने के दरमियान, वारंगल चूंकि आप समझ रहे हैं कहां पर है, तेलंगाना समझ रहे हैं कहां पर है, आंध्र प्रदेश समझते हो कहां पर है, तो वो जाकर के उसको विजित किया, ठीक है ना, उसको यानी कि प्रदेश को जीता, और जीतने के बाद जाकर के दिल्ली सल्तनत में क्या किया कि मिला लिया। तो उत्तर भारत का विराज हो गए और दक्षिण भारत के विराज हो गए। ठीक है, दक्षिण भारत के मिला गए, और मिलाने के बाद जो है जाकर के इसका नाम जो रखा, अब वारंगल नाम नहीं रखा गया बल्कि सुल्तानपुर रखा गया, और यही जाकर के दक्षिण भारत की राजधानी बनी। क्या बनी? दक्षिण भारत की राजधानी बनी। नोट कर लीजिएगा। अब इसका नाम जो है क्या कर दिया गया भैया? वारंगल का नाम अब कर दिया गया सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो दक्षिण भारत की राजधानी बनी। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत की क्या बनी? राजधानी बनी थी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? दक्षिण भारत की राजधानी बनी थी। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, कहानी को समझना होगा, तभी ये जाकर के माइंड में जो है कि आपका घुस पाएगा। तो देख रहे हैं ना आप लोग का लाइव क्लास में आपका पेडअप बैच वालों को और फ्री बैच वालों में कितना डिफरेंसेज है ना? सोनाली जी बिल्कुल सही। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, हाँ, अरे बाप रे बाप, ये नहीं था, एमबीटी था, एमबीटी, हाँ एमबीटी। गयासुद्दीन तुगलक नहीं बताएंगे, ये बहुत जो है विद्वान आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और ऐसा नहीं है कि केवल अरबी और फारसी लैंग्वेज ही जानता था, बल्कि मैथमेटिक्स भी जानता था, एस्ट्रोलॉजी मतलब समझते हैं ना, जो भविष्यवाणी जो किया जाता है, ये सब जाकर के आपको ये सब कुछ आगे पीछे जानता था, बहुत विद्वान आदमी था एमबीटी। ठीक है, चलिए अगला, सुल्तानपुर उसका 1324 ईस्वी में जो हुआ था, जाजपुर पर जाकर के अटैक किया था, जहां का शासक जो था भानुदेव द्वितीय था। कौन था? लिख लेंगे 1324 का, क्या लिखिए 1324, 1324 उसमें लिखेंगे जाजपुर का अभियान। 1324 ईस्वी में जाजपुर का अभियान हुआ। ठीक है, जहां का शासक कौन था? नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम्स में आता है, यही सब क्वेश्चन है। भानुदेव द्वितीय अभी बताया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट हो गया है, देखिए एप्लीकेशन खोल करके, एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रहा है। ऐप पर पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, ऐप पर वीडियो जो है धीरे धीरे डला रहा है। पहले आप लोग का ओल्ड स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम जो है सोल्व हो रहा है, उसके बाद पूरा का पूरा आपको डलाएगा, सब आपको डला जाएगा, टेंशन लेने वाली बात है। जो आप क्लास जो आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग देखते रहिए। जाजपुर पर अटैक जो किया था, कब किया था? 1324 ईस्वी में किया था, जहां का शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। ठीक है, और यहीं पर जाकर के एक अभिलेख मिलता है, राजमुंदरी अभिलेख मिलता है, और लिख लीजिएगा कौन सा अभिलेख मिलता है? राजमुंदरी अभिलेख मिलता है, और उसी राजमुंदरी अभिलेख में जाकर के इसको जाकर के उल्लू खान की उपाधि है ना, राजमुंदरी अभिलेख। अब तो याद हो गया ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजमुंदरी अभिलेख, राजमुंदरी अभिलेख में जाकर के गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक को जाकर उल्लू खान, ठीक है,
हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी अभिलेख में, राजमुंदरी अभिलेख में जाकर के इसको विश्व का खान कह सकते हैं हम लोग। उल्लू खां की उपाधि, उल्लू खां, नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं उल्लू खान, उल्लू खां की उपाधि। ओके, बोलिए, कोई दिक्कत? उल्लू खान की उपाधि। यही जौना खान था जिसने बंगाल अभियान से लौटते वक्त अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को स्वागत के लकड़ी का महल बनवाया था। उसी में गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर के गिने। आखिर इसके लिए पीछे बहुत सारा कारण है, वो सब आपको बता रहे हैं। जाजपुर उड़ीसा में है ना सर? बिल्कुल, जाजपुर जो जगह है आपका, ये उड़ीसा में पड़ेगा। जाजपुर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में, ठीक है। 2 अभियान, एक आपका 1321 मिला, दूसरा आपका 1324 मिला, ठीक है। नोट कर लीजिए। यहां पर किसी को दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, नहीं होगा आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुने होंगे, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली सल्तनत का, नोट कर लीजिएगा, कल दिल्ली सल्तनत ही मत कहिए, दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध जो है सूफी संत है ना, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध जो है सूफी संत, जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया इनका पूरा नाम है। अगर आप जोड़ेंगे तो लिख लीजिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं को बोला जाता है आपको महबूब ए इलाही। क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही। नोट कर लीजिएगा, महबूब, महबूब ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता है, क्या बोला जाता है? महबूब ए इलाही, है ना। सूफी संत थे और बहुत प्रसिद्ध संत थे, और दिल्ली के जो है बहुत सारे लोग, यानी कि दिल्ली की जनता जो है इनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती थी, मानती थी, है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानती थी। बता रहे हैं। यही निजामुद्दीन औलिया जो है, यही निजामुद्दीन औलिया जो है जाकर के बोला था, ठीक है ना, कि दिल्ली अति दूर अस्सी, हुजून हुनूज, हुनूज दिल्ली दूर अस्ता बोले थे इसको, ठीक है ना। हुनूज दिल्ली दूर अस्ता, इसका मतलब है अर्थात अभी दिल्ली बहुत दूर है। आप लोग भी पढ़ते हैं तो देखते होंगे किसी किसी के भाषा में, लैंग्वेज में, ग्रामीण में क्या होता है कि ये भाषा जो है बड़ा अच्छा यूज किया जाता है, ठीक है ना, अच्छा यूज किया जाता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर बा। जैसे गांव में आप मान तैयारी कर रहे हैं, कोई लड़का आपसे बोला गया अभी वार्ता भी हो जाए, नौकरी हो जाए, तो उसमें लड़का लोग बोलता है कि अरे यार अभी कैसे होगा, है ना, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ऐसा होता है। बोलिए। अरे रविशंकर पढ़ो ना यार, ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है, ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है, दिमाग तुम सबका एक जगह कहीं स्थिर नहीं होता है। बुड़बक कहीं का, पढ़ना है तो चलिए आगे लिख लीजिएगा। 1325 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, बुगारा खां का विद्रोह। 13, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको इसमें मिलेगा, लिख लीजिएगा। 1325 ईस्वी में बुगारा खां का विद्रोह। 1325 ईस्वी में क्या मिलेगा? बुगारा खां का विद्रोह, जो बंगाल का गवर्नर भी था और इक्तेदार भी था, जिसको लिख लीजिएगा। बंगाल का गवर्नर कह सकते हैं या इक्तेदार भी कह सकते हैं। इक्तेदार के बारे में बताया ना, इक्ता प्रणाली, इक्तेदार, बंगाल का गवर्नर और इक्तेदार, ठीक है। अब क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक और बुगारा खां, कहां गया, यहां लिख देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, है ना,
बंगाल, ये आप जो देख रहे हैं, देखिए इसे थोड़ा सा समझना होगा। इसमें ये बंगाल का जो है इक्तेदार था मुबारक खान, और दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया से इसके अच्छे संबंध नहीं थे। इसके अच्छे संबंध नहीं थे, गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे संबंध नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसके पीछे भी कुछ कारण है, ठीक है ना। खुसरो शाह का नाम जो देखे होंगे, यानी कि तुगलक वंश से पहले का जो पीरियड जो आप जो देख रहे हैं, खिलजी वंश जो देख रहे हैं, उसमें खुसरो शाह से क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था कि 5 लाख जो है चांदी के सिक्के मैंने लोन स्वरूप जो है कर्ज स्वरूप जो लिए थे, ठीक है। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब जो सत्ता से दस्त हो गया, जब नया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जब बना, तब क्या किया कि इन्होंने निजामुद्दीन औलिया से क्या किए कि पैसा मांगा। निजामुद्दीन औलिया से क्या किए, जो पैसा जो कर्ज के रूप में जो दिया गया था, वो जाकर किससे पैसा मांगे? किससे? हजरत निजामुद्दीन औलिया से। जबकि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के जितने भी वासी थे, दिल्ली में जो निवास करते थे, उनके अच्छे फॉलोअर थे। किसका? हजरत निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है। तो पैसे मांगे, और उसी पैसे को लेकर के इन दोनों के बीच में जो रिश्ते क्या हो गए कि थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है ना, बिगड़ गया। अब ये क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक जो है चला गया कहां पर? बंगाल पर अटैक करने के लिए चला गया। बंगाल को अपने क्षेत्र में यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए चला गया। मैंने अटैक मतलब मूवमेंट, अभियान, आक्रमण, ठीक है। हुआ क्या, उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, यही जो भविष्यवाणी जो है ना, भविष्यवाणी किया था कि अगर गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से अगर दिल्ली लौटता है तो निश्चित रूप से उसकी मौत होगी, वो मारा जाएगा। और ऐसा मानना था, दिल्ली की जनता का भी मानना था कि ऐसा ही होगा, ठीक है, बात समझिएगा, ऐसा ही होगा। और खुदा न खास जो निजामुद्दीन औलिया चूंकि बहुत सारा भविष्यवाणी कर चुका था, राकेश लाल के जैसा ही भविष्यवाणी कर चुका था, ठीक है, तो बहुत सारे भविष्यवाणी जो है निजामुद्दीन औलिया का सही हुआ, ठीक है, बहुत सारा भविष्यवाणी 100% सही हुआ। और खुदा न खास जो है ऐसा ही हुआ, जब वो जा करके आपको मैं बता दूं तुगलकाबाद, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। तुगलकाबाद में क्या हुआ था कि एक लकड़ी का महल है ना, लकड़ी का महल बनवाया था। उसी का बेटा पुत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, लकड़ी का महल बनवाया था। और ये क्या किया कि बहुत ही सुंदर माने शाही तरीके से उसको बनाया गया था, बहुत सारे शाही तरीके से बनाया गया था। माने इसमें साजो सामान जो भी होना चाहिए वो पूरे के पूरे उस लकड़ी के महल में था। बात समझिएगा, लिखना नहीं, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उस लकड़ी के महल इतना बनवाया गया था, तो इसकी स्वागत में, मतलब गयासुद्दीन तुगलक की स्वागत में, ठीक है ना, बात समझिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की स्वागत में जाकर के एमबीटी द्वारा जो है किसको बनवाया गया था कि बंगाल से लौटने के बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक इसमें प्रवेश करेगा, ठीक है। और हुआ क्या, खुदा न खास क्या हुआ, उसमें जो है कि शाही मतलब राजा लोग जब हुआ करते थे तो निश्चित तौर पर जब घोड़े थे, हाथी थे, ऊंट थे, माने जो भी साजो सामान जो था, आज भी देखते होंगे आप लोग को शादी विवाह में ऊंट का प्रचलन होता है ना, उसमें स्वागत करने के लिए इसको जो है कि रखा गया था। किसके स्वागत करने के? गयासुद्दीन तुगलक का। हुआ क्या, उसी में क्या हुआ कि एक जो है हाथी जो है ना, एक हाथी क्या हुआ कि बिदक गया। बिदकना मतलब समझ रहे हैं ना, हाथी क्या हुआ, बिदक गया, मतलब वो जो है पगला गया, ठीक है, पगला गया। पगलाने के बाद क्या हुआ कि अब लकड़ी का महल था ही, और उसी में क्या हुआ कि लकड़ी का महल जिसे टक्कर मारी वो हाथी, तो लकड़ी का महल क्या हुआ कि धीरे धीरे धराशायी हो गया, धीरे धराशायी हो गया। और उसी में जाकर के गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गया। गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो एक बार जो है जाकर के पुनः जो है यहाँ पर जो है निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी जो है बिल्कुल जो है जाकर के सही हो गया था, है ना। अब तो समझ में आ गया राहुल रंजन पाठक क्यों उसके रिलेशन जो है खराब हो गए थे, है ना। और कहा भी था, देखिए कहा था, इसी के बारे में कहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो सही उसका हो जाएगा, क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और 1325 ईस्वी में जाकर किसका मृत्यु हो जाता है, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। नोट कर लीजिएगा, 1325 ईस्वी में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाता है। और इसकी दफनाया कहाँ गया, इसका मकबरा कहाँ है, तो तुगलकाबाद, तुगलकाबाद में जाकर किसका क्या है, मकबरा है, ठीक है ना। तुगलकाबाद में क्या है,
मकबरा है। अब तो समझ में आ गया। 1325 ईस्वी में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर जाकर के इसको जो है दफना दिया गया। राहुल रंजन पाठक जी बिल्कुल सर, आप समझ में आ गए। किताबी भाषा आप लोग जानते हैं, हम बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ रखे हुए हैं और पूरी कहानी जब तक से आपको नहीं बताएंगे तब तक से आपको समझ में नहीं आएगा। और उसी से जाकर के आपको क्वेश्चन जो है जाकर के निकलता है। बोलिए, आधा घंटा लेट, यू आर योर चंदन जी, लेट मत करना भाई, नहीं समझ में आएगा। जो आपको बता रहे हैं वो आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइव क्लास का मतलब हमारा लगता है कि ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जाकर के तुगलकाबाद में जाकर के एक और आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन बता रहे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी जो था वो लकड़ी का ही महल था। तो अब तक से भारतीय इतिहास में जो मिलता है वो 2 लोगों का महल मिलता है, जिसमें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का महल भी क्या था, वो लकड़ी का ही महल था। तो भारतीय इतिहास में जो है एंशिएंट हो या मेडाइवल हो या मॉडर्न हो, इसमें 2 लोगों का महल मिलता है, एक गयासुद्दीन तुगलक का और दूसरा जो मिलता है वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का, जो लकड़ी का महल बनवाया था। और इसी का पुत्र था जिसका नाम था जौना खां। क्या हुआ, जौना खां, जो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक, लिख लीजिए, इसी का पुत्र है जौना खां। इसी को इसका वास्तविक नाम था और इसी को हम लोग बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेकर के आपको 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। नोट कर लीजिएगा, 1325 से लेकर के 1351, है ना, 1351, जौना खां। कमेंट्स आपको आते रहना चाहिए। बोलिए, अब आगे आगे हमारे को जौना खां आ गए। इनका जौना खां यानी कि MBT का जो है कि वास्तविक नाम था जौना खां, है ना। तो ये जाकर के पागल सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। पागल सुल्तान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, ये भी ध्यान रखिएगा। पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है आगे हम बताएंगे आपको, लिख लीजिएगा यहाँ पर, पागल सुल्तान पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था ये। अरबी और फारसी का तो बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो भी नोट कर लीजिएगा। अरबी और फारसी का बहुत बड़ा नहीं, फिजिक्स का क्लास जो है आपको मंगलवार और बुधवार ही है। साइंस का क्लास मंगलवार और बुधवार है। मंडे अगर हम एब्सेंट रहते हैं तो सर को बोलते हैं कि क्योंकि हमको मौका मिल जाता है तो सोमवार मंगल लेने का, ठीक है ना। रेलवे क्या करता है कि नाइट ड्यूटी भी लेता है, तो कभी कभी सर जो है नाइट ड्यूटी में जब रहते हैं तो उनको मॉर्निंग में क्लास लेने में दिक्कत होता है, इसलिए उनको मंडे जो है कि रेस्ट दे दिया गया है। मैं आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था MBT, ठीक है ना। अरबी और फारसी का तो बहुत बड़ा विद्वान था, साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। कौन, MBT, है ना। 1333 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा,
1333 ईस्वी में अफ्रीकी एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। नेक्स्ट पे ले लिया जाए 1333 ईस्वी में लिख लेंगे अफ्रीकी यात्री इसका नाम था इब्न बतूता। इसने पुस्तक एक लिखा था जिसका नाम था रहला, है ना, क्या नाम था, रहला। करीब 8 वर्ष तक जो है एमबीटी जो है इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। सॉरी, वो काजी है ना, काजी के पद पर नियुक्त किया था इब्न बतूता। अब इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा कि इनमें से रहला नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या बताएंगे, इब्न बतूता द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से इब्न बतूता जो है अफ्रीकी यात्री किस दिल्ली सुल्तान के समय में भारत आया था, तो सही उसका आंसर होगा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और भारत और मोरक्को, है ना, भारत और मोरक्को के इतिहास इसमें जाकर के पूरा लिखा था। मोरक्को नहीं बल्कि विश्व के इतिहास इसमें समाहित किया था। उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दिल्ली जो है ना, विश्व का सबसे जो है समृद्धशाली, है ना, समृद्ध शहर को जाकर के दिल्ली को सबसे समृद्धशाली और समृद्ध और इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से भी जाकर उसमें वर्णन किया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जाकर के इसमें वर्णन आपको किया है ना। एमबीटी भारत के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार किया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया, लेकिन मात्र और मात्र जो है 3 सेक्शन में आपको उसका अधिकार नहीं था। इसमें नाम था कश्मीर था, बलूचिस्तान था और राजपूताना। जगह है तो यहां पर लिख दे, एमबीटी जो है 3 जगह पर जो है जाकर के आपको 3 सेक्शन पर अधिकार नहीं कर पाया। लिखा जाए कश्मीर पर, बलूचिस्तान पर और राजपूताना, ये जगह का नाम है। जिस तरह से आप इंडिया का जो ये पार्ट जो आप जो देखते होंगे, ये देखते होंगे ना, ये बोलिए, ये आपको पढ़ाया है सिंध और मुल्तान पार्ट, है ना। कश्मीर वाला पार्ट जो आप जो देखते होंगे, ये सब जो क्षेत्र जो था उसमें जाकर के ये जो है नहीं कर पाया था, अधिकार नहीं था इसका। एमबीटी ने भी बतूता को 1342 में राजदूत के रूप में चाइना भेजा था। गुड, बहुत सुंदर। एमबीटी जो है दिल्ली में जाकर के धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि यहाँ पर कोई भी अपना धर्म नहीं है, किसी एक धर्म को हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, किसी एक धर्म को हम संरक्षण नहीं दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके द्वारा जो है एमबीटी के द्वारा जो है जाकर के आपको जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की जाकर स्थापना किया था। कहां पर, दिल्ली में किया था। धर्मनिरपेक्ष जब हो गया तो सही सी बात है कि एमबीटी जो है कि विभिन्न हिंदू का जो पर्व जो था उसमें जाकर के पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, क्या करता था, ये पार्टिसिपेट करता था। अगला पॉइंट, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम जो है सुल्तान जो बोला जाता है वो आपको एमबीटी को ही बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। लिख लीजिएगा। बीपीएससी के साथ हर सेट के साथ आंसर शीट है, हर सेट के साथ। पल्लवी रंजन,
हर सेट के साथ आंसर शीट है। सिर्फ 3 नंबर जो बिहार का करंट जो है डाटा जो है बिहार सेक्रेटरी जो दिए हुए हैं इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, उसका शायद उसके साथ आंसर नहीं डलाया है, लेकिन वो भी आपको डला जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम जो है सुल्तान के रूप में हम लोग जो याद करते हैं वो एमबीटी को ही याद करते हैं। लिख लीजिए। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला शासक जो था, सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का प्रथम, अगर याद करके तो आपको कौन सा नाम आएगा? एमबीटी नाम ही आएगा। और इसमें आपको याद होगा कि गुप्ता पीरियड में, याद है आपको, गुप्ता पीरियड में यानी कि गुप्त काल में जो है जाकर के 1319 से जाकर के जो बोलते हैं 319 से लेकर के 540 ईस्वी के पीरियड में सबसे पहले जो है जाकर के सती सिस्टम पर रोक लगाने की जो प्रथा जो है देखने को मिलता है। और उसमें जाकर के यानी कह सकते हैं 4वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य में, लेकिन उस पीरियड से लेकर के यहां तक क्या आप लोग सती सिस्टम के बारे में अगर देखते होंगे तो बहुत सारे हमारे जो है शासक हैं, कह सकते हैं सुल्तान है जिसने जाकर के सती सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया, और बहुत सारे सुल्तान हैं जो सती सिस्टम को जाकर के प्रारंभ भी किया था। पर अंततोगत्वा आपको याद होगा 1829 में 1828 में जाकर के आपको क्या हुआ था? 1828 में क्या हुआ था बाबू? उसमें आपको हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था ना, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, और ब्रह्म समाज की स्थापना चूंकि राजा राम मोहन राय, तो जैसे आप लोग नाम सुने जो होंगे, स्टार्टिंग का नाम जो सुने होंगे, ठीक है ना, तो जैसे आप लोग स्टार्टिंग का नाम सुने होंगे, एफएसटी का नाम सुने जिसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जाकर के सती सिस्टम पर रोक लगाने की परंपरा स्टार्ट की। दूसरा आपको अकबर का भी नाम सुने होंगे, अकबर है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिनका नाम था पूरा, है ना। तो इस तरह से जाकर के उसके बाद औरंगजेब भी, फिर है ना, मैंने चला बंद हुआ, लेकिन अंततोगत्वा जो है 1829 ईस्वी में जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पीरियड में भारत के हमारे अग्रदूत थे जिनको जन्मदाता कहे जाते हैं, जिनको बोलते हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप है जाकर के 1829 ईस्वी में खत्म कर दिया गया था सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सती सिस्टम का मतलब होता है कि अगर पति की मौत हो जाता है तो उसी चिता पर उसकी पत्नी को जो है जिंदा जला दिया जाता था, उसी को हम लोग बोलते हैं जाकर की सती सिस्टम, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी जो है विडंबना थी, सबसे बड़ी कुरीतियां थी, और सबसे बड़ा जो है अंधविश्वास था। समझ में आ गया बात को? बोलिए। तो सती सिस्टम, अब आपके सती सिस्टम के बारे में टोटल जानकारी आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से किस अभिलेख में जाकर के सती सिस्टम का प्रमाण मिलता है? आंसर आप लोग बता दो बाबू। अगर मेरी बात आपको जहन में सुनाई अगर देती है तो निश्चित रूप से जाकर के आपको क्या करेंगे कि आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। तो गुप्ता काल की बात करें 1319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी के मध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुप्त राजा का नाम था जिसका नाम था गोपराज। अब पहला नंबर तो ध्यान रखिएगा, पूरा इसको जान लीजिए। पहला नंबर है गुप्त काल का राजा क्या नाम था? गोपराज। और रामगुप्त का नाम सुने? रामगुप्त जो है, कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं। अच्छी बात है, मिल गया एक आंसर हमको, मिल गया, गुड। 375 से लेकर के 380 ईस्वी के मध्य, है ना। रामगुप्त जो है गुप्त राजा थे, गुप्त शासक थे, गुप्ता पीरियड के शासक थे। गलत है संजय कुमार, गलत है, ठीक है ना। तो उसमें उसका सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। नोट कर लीजिएगा, ये नहीं मिलेगा आपको किताब में। गोपराज सेनापति था, आर्मी चीफ था किसका? रामगुप्त का सेनापति था कौन? गोपराज। कौन था? गोपराज था, ठीक है। और इसकी जाकर की मृत्यु हो गया था, इसकी जाकर की मृत्यु हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी
पति की अगर मृत्यु हो जाएगा तो उसी की चिता पर जाकर के पत्नी को जो है जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है ना। एरण अभिलेख में जाकर के इसको मिलता है, भानुगुप्त नाम का शासक जाकर के इसको लिखवाया था। एरण, नोट कर लीजिएगा, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में जाकर के पहली बार जो है हमको सती सिस्टम के बारे में जानकारी मिलता है, और इसका कौन कौन शासक लिखवाया था? भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख आपको याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये आ चुके हैं और आपको पूरा डिटेल्स में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। दैट इज बहुत बहुत मतलब बीबीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस क्या क्या इसमें आप लोग जाने, चांदनी जी कहां गुम हो? क्वेश्चन पर ध्यान दो, अरण्य अभिलेख नहीं होगा, अरण्य को ही एरण बोला जाता है, लेकिन एरण अभिलेख आप लोग नाम सुनेंगे, ठीक है ना। तो सती सिस्टम पर सबसे पहली बार जो प्रतिबंध जो लगाया उस शासक का नाम था क्या? एमबीटी, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। प्रयास किया था, प्रयास किया, स्टार्ट किया, लेकिन सती सिस्टम को रोकने का जो प्रयास किया उसमें आप लोग नाम लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, रोकने का प्रयास इन्होंने एफएसटी पहला था, ठीक है ना। ये एफएसटी जो था आपका पहला था, मुगल वंश का प्रतापी शासक के रूप में जी याद करते हैं हम लोग, अकबर को याद करते हैं, इन्होंने भी जाकर के प्रयास किया। तीसरा औरंगजेब का भी नाम सुने होंगे, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा शख्स है जो जाकर के सती सिस्टम पर जो है रोकने का प्रयास किया। लेकिन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों के फलस्वरूप जाकर के सती प्रथा पर, सती सिस्टम को जो है अंततोगत्वा जो है रोक लगा दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन आपको यहां पर भी मिलता है, इसमें राजा जो वर्ड जो आप जो देख रहे हैं, पहले राम मोहन राय उनका नाम था। ये क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय में राजा की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था? इसको भी आपको कमेंट्स करके हमको जल्दी बता दीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब तो समझ में आ गया ना बाबू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। सब अगर क्वेश्चन आने की संभावना अगर होगी तो ये, अगर मान लीजिए एंसेंट का क्वेश्चन है, ये डाला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सती सिस्टम का प्रमाण इनमें से किस अभिलेख में मिलता है? तो सही उसका आंसर होगा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख मैंने किसके द्वारा लिखवाया गया था, किस शासक के द्वारा लिखवाया गया था? तो सही उसका आंसर होगा भानुगुप्त। और एरण अभिलेख में आपको याद करना चाहिए कि रामगुप्त का जो सेनापति था जिसका नाम था गोपराज, क्या नाम था? गोपराज। और गोपराज जो है जाकर के आपको क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी चिता पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। और इसका प्रमाण जो है आपको देखने को मिलता है कहां पर? एरण अभिलेख में। ये 2-3 क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं आपको सती सिस्टम से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट रूप से एग्जाम में आता है, और इसलिए आशा करते हैं कि इसको बढ़िया से इसको आप लोग फॉलो कर लेंगे। अकबर द्वितीय, गुड, बहुत बढ़िया। राजा राममोहन राय को औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, ठीक है ना। उसी के द्वारा जाकर के राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया था वो अकबर द्वितीय द्वारा गया था। हम आपको याद दिला दिए, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अकबर द्वितीय द्वारा जो है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया। गुड, बहुत सुंदर, क्या बात, अच्छा लग रहा है क्लास? बोलिए बोलिए। भारत की सबसे पहली जो है सती होने का प्रमाण जो है एरण अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है। एमबीटी जो है अपने पीरियड में दक्षिण भारत में 27 बार आक्रमण किया था, विद्रोह किया था, और उत्तर भारत में जो है 7 बार किया था। तो ये जाकर के दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था, उसको भी नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में 27 बार और उत्तर भारत में 7 बार।
यानी कि टोटल मिलाकर के 34 बार जो है ना, 34 बार जो है जाकर के अटैक किया था। 34 बार जो है क्या किया था, अटैक किया था। 34 बार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 34 बार, दक्षिण भारत में 27 बार और उत्तर भारत में 7 बार, यानी कुल मिलाकर के 34 बार आक्रमण किया था। मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ था 5वां बार, जो एमबीटी पीरियड में, वो भी लिख लीजिएगा। मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था ये 5वां बार हो गया, 5वीं बार हुआ एमबीटी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में हुआ था। राहुल रंजन पाठक, वो कहां पर हुआ था, ब्रिस्टल में हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। अब से क्वेश्चन आता है इनमें से किस समाज सुधारक की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो सही उसका आंसर देंगे आपको राजा राम मोहन राय। प्रतिभा कुमारी, अभी क्लास कीजिए, आपका हर जगह कमेंट देखते हैं, नाम इतना सुंदर है आपका प्रतिभा, लेकिन प्रतिभा आपको दिखता नहीं है आपका, है ना। प्रतिभा कुमारी, अगर मेरी आवाज आपके कान तक अगर जाती हो तो पहले नंबर सुन लीजिए। आपको मैंने कहा भी था, मैसेज भी किया था कि आपके द्वारा किया गया था, कमेंट्स भी किए गए थे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा, और नहीं तो आप स्पेशल मैसेज कर दीजिए, आई एम प्रतिभा कुमारी फ्रॉम दिल्ली, या जहां से आप बिलोंग करते हैं। ये क्या तरीका है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कीजिएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है ना। हमारे पास भी प्रॉब्लम है तो हम अब दूसरे लोग से सोल्व करवाते हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको भी हम सोल्व कर दें। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम जो है सोल्व हो चुका है। 1-2% ऐसे हैं जिनको खुद को समझ में नहीं आता है और इतना अच्छा कमेंट करते हैं लोग, उन लोगों को जाकर के कमेंट के लिए नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। क्योंकि अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाकर के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने किसको किसको मिलेगा ये घोषणा होने लगता है, और अंततोगत्वा जाकर के 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर के रूप में दिया जाता है। स्वीडन मतलब स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर, है ना। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, एशिया का नहीं, भारत का नहीं, एशिया में सबसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में जाकर उनको मिला था और पुस्तक का नाम था गीतांजलि। भारत में नहीं बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो बात वहां करनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि अच्छी क्वालिटी। देखिए, बात करने से ही लड़कों को लग जाता है उसके अंदर में क्या क्वालिटी है। मिंटू सिंह बोल रहे हैं कि इसके समय में 27 विद्रोह हुआ था, इसके पीरियड में 34 विद्रोह लिखवाए हैं, आप 27 समझ रहे हैं। दक्षिण भारत में जो विद्रोह जो किया था 27 बार किया था, जबकि उत्तर भारत में विद्रोह जो किया था 7 बार किया था। तो दोनों को अगर ऐड कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो आपको कितना होगा, 34 बार होगा। आप बीएसएससी एग्जाम में कौन सी 3 बुक ले जा सकते हैं उसके बारे में आपको हम बता देंगे। थोड़ा सा बुक्स को मार्केट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी अच्छी बुक है जो एनसीईआरटी पर आधारित होगा। आप जो है कॉपी नहीं ले जा सकते हैं, नोट्स बना करके नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बुक्स ले जा सकते हैं। इसलिए आपको हम बता देंगे कि वही बुक्स आप रेगुलर रूप से अध्ययन करिएगा। वही बुक्स क्या करेंगे, रेगुलर रूप से अध्ययन करेंगे और आपके दिमाग में वो नाचने लगेगा। आप बुक ले जाइएगा, कोई क्वेश्चन आप मिस कर गए तो वहां पर उलट करके तुरंत जो है चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। राहुल रंजन पाठक का निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, 100% गारंटी। ओ, ये भी बात है, नीरज कुमार बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। कुछ लोग अपना नाम बोलवाने के लिए लोग करता है। अरे बहुत क्वेश्चन बा, काहे टेंशन लेत बड़ा। लेकिन अगला पॉइंट 1336 ईस्वी में, नोट कर लीजिए, यहां पढ़े थे ना, चलिए लिख लेंगे। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य। लड़का देखिए यहां पर क्या करता है, कंफ्यूज करता है। उधर आपको हो गए इब्न बतूता और इधर हो गए आपको विजयनगर साम्राज्य, वहां 1333 और यहाँ पर 1336। लड़का लोग यही कंफ्यूज कर जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। 1336 ईस्वी में जो है इसी के पीरियड में, एमबीटी के पीरियड में ही, है ना, एमबीटी के पीरियड में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। दो बंधु थे, दो भाई थे, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, है ना, ये दो भाइयों के द्वारा जाकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1333 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। इसने अपने लाइफ में देखिए विद्वान आदमी था, विद्वान आदमी थे, जिसे देखते हो ना मुगल अंपायर में सबसे मूर्ख आदमी था अकबर। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके राज दरबार में जो एक ऐसे ऐसे लोग थे जो जाकर के राजकाज बहुत अच्छा चला था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पीरियड कहलाता था किसका, अकबर का। लेकिन ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा विद्वान था, इसके दरबार में सब मूर्ख लोग भरा हुआ था। तो जो लोग सलाह देता था वैसा ही जाकर के शासक जो है एमबीटी चलाता था, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बहुत बड़े 2-3-4-5 पॉइंट है इसमें। इसका क्षति जो है होने का बहुत बड़ा रीजन है। इससे चूंकि पागल आदमी था, पागलपंथी था, सबसे पहले क्या किया, राजधानी का परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से चला गया कहां पर, नाम सुने होंगे देवगिरी का नाम सुन, देवगिरी मतलब चला गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो अपना सबसे पहले जो क्या किया, वहां की बीमारी फैल गया था, और बीमारी फैलने के कारण जो है कि एटमॉस्फेयर में हवा जो है वो जाकर के प्रदूषित हो गया था, ठीक है, प्रदूषित हो गई थी, जिसके चलते जो है जाकर तुरंत जो है तत्काल फैसला लिया कि यहाँ से, यानी कि दिल्ली से राजधानी जो है देवगिरी को स्थानांतरित किया जाए। यानी कि देवगिरी मतलब क्या हुआ आपको, महाराष्ट्र होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे। देखिए इसके पीरियड में जो है कुछ कुछ पॉइंट आपको कितने वर्ष मिलेंगे, ये इसके आप लोग भी देखिए, आप लोग का डिसीजन मेकर है, आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों का कहा कि ऐन मौका पर रिजल्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जाना है, घबराना नहीं है। वही आपके लिए लाइफ का सबसे बड़ा सफलता का जो मूल मंत्र आपको मिलने वाला है। तो इसी टाइप से जो है अब देखिए इसका विनाश की घड़ी अब आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या करता है, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट लिख लेंगे, राजधानी लिख लेंगे, राजधानी लिख लेंगे। पहला पॉइंट जो है राजधानी, राजधानी लिख लेंगे। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। देवगिरी कहां पर है, महाराष्ट्र। पहला पॉइंट इसको मिला, ठीक है ना। पहला पॉइंट मिला, क्या किया कि अपनी राजधानी को जाकर परिवर्तित कर दिया। कहां परिवर्तित कर दिया, तो दिल्ली से देवगिरी ले गया, और इसी का जो नाम जो रखा गया देवगिरी का, इसका नाम क्या रखा था जी, दौलताबाद, दौलताबाद। और इसकी राजधानी मात्र जो है कितना वर्ष रहा था, 2 वर्ष रहा था। समझ गए ना। राजधानी पहले कहां थी, दिल्ली, कहां लेके चला गया, देवगिरी, और उसी का नाम पड़ा दौलताबाद। बोलिए, राहुल रंजन पाठक, कहा भी जाता है कि सर कि एक मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा ही अकबर के शासन के उसके दरबार में देखने को मिलता है। सारे शिक्षित लोग भरे थे दरबार में। उसी तरह से बाबू, उसी तरह से जाकर के हम लोग को भी दरबार में, आप लोग मैंने दरबार मतलब क्या, शिक्षित लोग आप लोग रहिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के जो है कि आपको फायदा होगा। 5 फेल्यूर, अच्छी बात है। 5 जो इसका डिसीजन जो है बहुत फेल्यूर था, 5 डिसीजन जो इसका क्या था, फेल्यूर था। पहला तो राजधानी को जाकर परिवर्तित कर दिया। अगला लिखेंगे खुरासान अभियान। खुरासान अभियान समझ रहे हैं, खुरासान अभियान भी जाकर के किया था। कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में एक जगह है खुरासान, खुरासान नाम, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे आप लोग लिख लीजिए तब समझ में आएगा, लिख लीजिएगा, खुरासान अभियान की विफलता। ये जो आप जो पार्ट जो आप लोग देखते होंगे, है ना, ये इंडिया का जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं,
ये जो है आपका सिंध है, सिंध मुल्तान का नाम सुने होंगे। ये पार्ट भी आपका अफगानिस्तान का पार्ट है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अफगानिस्तान में एक जगह है, अफगानिस्तान में एक जगह है खुरासान, ठीक है। तो यहां पर भी क्या किया कि चूंकि इसकी राजधानी पहले कहां थी, दिल्ली, कहां थी, दिल्ली थी। और यहां से जाकर के इस क्षेत्र पर जो है, इस क्षेत्र को जीतने के लिए, विजित करने के लिए, है ना, इस पर जाकर के क्या किया कि अटैक किया था। लेकिन यह जो है उसका भी अभियान क्या रहा कि विफलता लगा, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसी को बोलते हैं खुरासान का अभियान, ठीक है। अगला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र समझते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है दोआब। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, है ना। कहने का मतलब है कि गंगा और जमुना के जो दोआब जो क्षेत्र होते हैं, पार्टिकुलर जहां पर अच्छा लगता है ना, गंगा और जमुना के बीच का जो फर्टाइल जो होता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, गंगा और यमुना। इसमें क्या किया कि इसको ऐसा लगा कि अगर यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा धन जो है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे खजाना जो है क्या हो जाएगा, भरपाई हो गया। खुदा ना खास उस टाइम में हुआ क्या कि बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो है फसल जो है बर्बाद हो गया, फसल नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो फसल जब नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर जो इस पर टैक्स कहां से मिलेगा, ठीक है। तो दोआब क्षेत्र में अधिक मात्रा में जाकर के फसल जो है ग्रो करता है और जाकर के अच्छी तरह से जाकर के वहां पर जो है कि फसल को उगाई होती है। लेकिन उस पीरियड में क्या हुआ, देखिए किस्मत इसका कितना खराब था, है ना। अभी तक से किस्मत खराब ही होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पे यहां भी जाकर के इसको विफलता हाथ लगा है ना। अकाल और सूखा पड़ गया था जिसमें टैक्स जो आपको नहीं मिल पाया, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जिसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, नोट कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, बोलते हैं ना, बोलिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी का टंका और तांबा का जीतल, नाम सुने हैं। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। अब देखिए यहां पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इसने क्या किया कि पूरे अपने राज्यकाल में क्या किया कि डंका बजवा दिया कि जिसके पास भी चांदी का अगर टंका है ना, चांदी का अगर सिक्का है, तो वो क्या करे कि ला करके अंग्रेजी मैंने खजाने में ला करके जमा कर दे। इस डेट से, इस तारीख से, इस महीने से इसको बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा, है ना, 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना, नवंबर 2016, ठीक है। आपको याद होगा, ये भी आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जाकर के कहा गया था कि जिनके पास 500 रुपए और 1000 के जो नोट है, इतने पीरियड तक आप लोग जमा कर दें, ताकि इसके बाद जो इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल से एग्जांपल दे रहा है। इसने भी वही काम किया। चांदी का जो टंका जितने भी जनता जनार्दन के पास या चांदी था, उसने बिगुल फुकवा दिया कि नहीं, आप लोग जमा कर दीजिए, ताकि इसका जो है कि हम लोग बंद करने जा रहे हैं। और चांदी के टंका के जगह पर जो ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज मतलब होता है कांसा। क्या होता है, कांसा, ठीक है। देखिए क्या है ना, ब्रोंज, ठीक है। तो कांसा नामक जाकर के सिक्का चलवाया। अब देखिए कांसा नामक जो सिक्का जो चलवाया, तो हुआ क्या इसको कि कांसा नामक सिक्के चलाने से क्या हुआ कि घर घर में कांसा, चूंकि जो भी आपके बर्तन जो सामान जो थे, खाने पीने का जो सामान का जो बर्तन होता था, तो घर में क्या होता था कि घर में लोग उसको बना लेता था। यानी कि सिक्का जो कांसा का जो ब्रोंज का जो बोल रहा है, ठीक है। और चमड़े का सिक्का, नोट दोनों आप नोट कर लीजिएगा। चमड़े का सिक्का, इसको ऐसा लगा कि अगर हम लोग इसको सिक्कों को प्रचलन में लाएंगे तो हमारा जो है जाकर के
खजाना पर जो है भार नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी रूप से जाकर के हम लोग टैक्स का उगाही कर सकते हैं और इसमें जाकर के आपको जो है कि कर सकते हैं, उन्हें वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किया कि धीरे धीरे आप मान लीजिए घर में आप लोग नोट बनाना अगर प्रारंभ कर दें तो सभी के घर में नोट भर जाएगा, तो फिर नोट का कोई वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका भी जाकर के सांकेतिक मुद्रा जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड जो आप लोग खाली बस सांकेतिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा, लड़का लोग क्या करता है कि सांकेतिक मुद्रा ही देखता है। तो सांकेतिक मुद्रा जो देख रहे हैं, अब सांकेतिक मुद्रा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसने क्या किया था कि 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन, हाँ ये भी बात सही बोले हैं, 1 साल का जो है जाकर के सैनिकों को जो है जाकर के अग्रिम वेतन दे दिया था मूवमेंट जब करने के दौरान, ठीक है ना। तो मूवमेंट अग्रिम सब सेना जब सेना को जब अग्रिम जब वेतन जब दे दिया था तो उसके शाही खजाने पर भार क्या हुआ था, बढ़ गया था, शाही नहीं, इसलिए जाकर के ऐसा जो है दिमाग लगा रहा था। सही बात है। नोटबंदी, बोलिए, इसने भी जाकर के वही नीति अपनाया था जो अभी करंट में हमारे 2016 में 8 नवंबर 2016 में जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया था। अगला पॉइंट जगह है, चलिए 5वां पॉइंट आपको जो मिलेगा, कराची अभियान, लिख लीजिए, कराची अभियान। अब देखिए यहां पर 5वां जो इसका अभियान था उसका नाम था कराची अभियान। ये चाहता था कि हम जो है जाकर के कराची यानी कि कुमायूं क्षेत्र पर, जो कुमायूं और प्रेजेंट में जो होते हैं कुमायूं और गढ़वाल नाम सुने होंगे जो मंडल का, वही कराची अभियान, ठीक है। उसमें ठंड के कारण जो है इसमें आधी से अधिक सेना जो है जाकर के मर गया था। क्या हुआ था? मर गया था। बात समझिए, आधी से अधिक सेना जिस पर गया था वो अटैक करने के लिए, अभियान चलाने के, इसको अपने क्षेत्र में हम ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जिसमें क्या हुआ, इतना वहां पर ठंड पड़ता है कि आधी से अधिक जो है सेना क्या हुआ कि ठंड से ठिठुरने के कारण जो है क्या हो गई थी, मर गई थी, है ना। तो वहां पर जब सेना जब मर गई थी तो यहां से क्या हुआ कि ये लोग भी अभियान को क्या हुआ, इसकी विफलता हाथ लगी और वहां से लौट करके चला आया। देखिए कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट। जब गिद्दड़ की मौत आता है ना तो शहर की ओर भागता है, इसलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छा करिए, कर्म अच्छा करिएगा तो हर जगह आपको सपोर्ट मिलेगा। कराची अभियान में कोई 3 सैनिक और कोई 10 सैनिक के बचने की बात कहता है। हम पहले ही बोलते हैं कि इस पात्र की सभी घटनाएं जो है काल्पनिक है। आप लोग मूवी जो देखते हो, सिनेमा जो देखते हो, उसमें लिखा हुआ रहता है पहले ही, है ना, इस पात्र की सभी घटनाएं जो है जो काल्पनिक है, बोलता है ना बाबू। शाम में क्लास आपकी 6 बजे से आज होगी मेरी। आप लोग घबराएंगे नहीं, जो पार्ट पढ़ लीजिएंगे उसको भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो भी चीज है, जो पढ़ा हुआ भी चीज है, उसको हम एकदम रेगुलर स्टार्टिंग कर देंगे शुरू से, वो आपके लिए भी रिपीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पेड वाले हैं, वो फ्री क्लास रहेगा 6 to 8 मेरा शाम में, नाइट में। इतना ठंडा पड़ता है ना, इतना ठंडा पड़ता है कि वहां पर जाकर के आपको जो है मर गया था। द्वार क्षेत्र में जब कर जब वृद्धि किया था तो उसके द्वारा जो कृषि में और सिंचाई में जाकर के विभाग की स्थापना की, कृषि एवं सिंचाई विभाग, इसको उसी को बोलते हैं दीवान ए कोही। क्या बोलते हैं? दीवान ए कोही। उसको भी नोट कर लीजिएगा। दीवान ए कोही कभी कभी डेकोरेट करने के लिए आता है ना। कृषि सिंचाई विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग।
कृषि एवं सिंचाई विभाग था जिसको बोलते हैं दीवान-ए-कोही, और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एमबीटी। जैसे दीवान-ए-खैरात नाम सुने हैं ना, दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-मुस्त-खराज, तो ये सब डेकोरेट करने के लिए आता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आपके एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो भी था। बलबन से स्टार्ट हुआ था, नोट कर लीजिएगा, बलबन से स्टार्ट हुआ था और एमबीटी तक दिल्ली के 7 सुल्तानों का, पहले भी बता चुके हैं, 7 सुल्तानों का आंखों देखा हाल देखा है। और इस कौन? अमीर खुसरो, इसको तोतीय हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोतीय हिंद बोलते हैं। 7 सुल्तानों का आंखों देखा हाल, अमीर खुसरो। इसके दरबार में रहते, एमबीटी के भी दरबार में रहता था अमीर खुसरो, जिसको तोतीय हिंद कहा जाता है। एक और पढ़ लिख लेगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु जो है, नोट कर लीजिए, औलिया की मृत्यु एमबीटी के पीरियड में हुआ। उसका मकबरा नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में। जैसे ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का नाम सुने होंगे, जो मोहम्मद गोरी के समय में भारत आया था, ठीक है। तो ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का मकबरा कहां पर है? तो अजमेर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ही जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी आपको बता रहे हैं ये सब वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये आपको बताया, अमीर खुसरो के बारे में बताए हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन। ये आपको बताया है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया वाला पॉइंट जो बताए हैं, ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है। मकबरा भी बताया, ये सब एग्जाम्स के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपको आता है। एट लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, निजामुद्दीन औलिया भी 7 सुल्तानों का आंखों देखा हाल देखा था। दीवान-ए-कोही कृषि विभाग 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक एक जगह है ना, तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत खराब होने के उपरांत ही जाकर के आपको एमबीटी द्वारा अपना भतीजा, ठीक है ना, अपना भतीजा जिसका नाम है एफएसटी, क्या नाम है? एफएसटी, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, इसको भी यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, 1351 ईस्वी में, है ना, 1351 ईस्वी की बात है। तबीयत खराब हो गया था, एमबीटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। खराब होने के उपरांत जो है उसी समय जो है जाकर के अपने भतीजा जिसको बोलते हैं एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक को जाकर के उत्तराधिकारी के रूप में जाकर नियुक्त करता है। और नियुक्त ही नहीं करता है, बल्कि आपको थट्टा जो जगह जो देख रहे हैं, जो सिंध का जो जगह, दिल्ली के पास में ही थट्टा जो जगह है, उसी में जाकर उसका राज्याभिषेक किया जाता है। और 1351 ईस्वी में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है ना, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा कहां पर है? तो सिंध में है, नोट कर लीजिएगा,
एमबीटी का। एमबीटी का मकबरा कहां पर मिला हमको? सिंध में मिला। और अगला जो है तुगलक वंश का जो शासक के रूप में हम लोग याद करेंगे, उसका सही आंसर होगा आपको एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर के 1388, 1351 से लेकर के 1388 है ना, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी का पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगला जो हमको शासक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको? एफएसटी, जो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया है ना, दीवान ए खैरात की। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर तुगलक पीरियड में अगर क्वेश्चन का राइजिंग अगर होता है तो एमबीटी और एफएसटी से ही होता है ज्यादातर, जो अभी तक से एग्जाम्स में जो आपको आए हुए। कुछ इतिहासकारों से भाग्यहीन आशीर्वादी भी कहा है, कहा होगा। हाँ, 1351 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जाकर के मुक्ति मिल गया। ये बदायूनी का कथन है। सही बात है, बदायूनी का कथन है। उसकी मृत्यु पर जो है जाकर के ये स्टेटमेंट है, बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसको सुल्तान से जाके मुक्ति मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसके इतने एक्सपेरिमेंट थे, 5 जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था, और 5 एक्सपेरिमेंट जो है जाके इसका फेलुअर हुआ। तो हम लोग आज कल तो मेरा क्लास नहीं है, कल भी नहीं है और परसों भी नहीं है, यानी कि मंगलवार भी नहीं है और बुधवार भी नहीं है। लेकिन आप लोग को मंगलवार जब आपको क्लास की बात होगी तो कल आज रात में हम लोग मिलेंगे 6 से 8 मेरा क्लास होगा, और आप लोगों का 8 से 10 जो है मैथ्स का क्लास है वो तो होगा ही, है ना। तो हम 6 से 8 में बिल्कुल आपसे आज हम मिलेंगे। कल भी मिलेंगे 6 से 8 में, परसों भी मिलेंगे 6 से 8 में। कहने का मतलब है जिस दिन मेरा क्लास है, आज जिस दिन मेरा नहीं है, ये 6 दिन आपका रेगुलर क्लास चलेगा 6 to 8, और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसलिए आशा करते हैं कि इसको बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही बखूबी से आप इसको पढ़ लेंगे, समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही हम आपको देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और हम लोग इस सप्ताह में जो है पहुंच जाएंगे आपको कहां पर? लोधी वंश, यानी कि नवीन वंश का उदय होगा, जिसको हम लोग बोल देंगे वहां पर मुगल वंश। ठीक है, अगला सप्ताह में मुगल वंश भी हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि मुगल वंश थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना होगा। हर एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सहराज होता है, लेकिन इस पीरियड में जो है, इस वीक में जो है हम लोग खत्म करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग खत्म कर लेंगे आपको तुगलक वंश, और तुगलक वंश ही नहीं, आपको लोधी वंश तक बिल्कुल रूप से खत्म करेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट जो बचा है आपका एफएसटी बचा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक। और जैसे ही आपको खत्म हो जाएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी तक पढ़ लेंगे, उसमें और अच्छा क्वेश्चन राइज होगा। तो वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेशन भी करा देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं शाम रात को 6 से 8 क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे, इनकलाब जिंदाबाद।